हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल पांडा। माय नेम इज अमन जैन और आज हम शुरू करने वाले हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यूनिट 10, जो कि डील करती है कमीशंस के बारे में। 2023 एमपी के अंदर चुनावों का साल है, इसलिए सबसे पहला कमीशन मैंने और मेरे इंस्टीट्यूट ने जो पिक करा है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो। राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ मोटोज हैं। पहला मोटो है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी मतदाता पीछे ना रह जाए, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। और दूसरी बात, एवरी वोट काउंट, हर मत काउंट करता है। प्लीज ये मत समझिए कि आपके एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक एक वोट करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी 1999 के अंदर। ये वोट देना बहुत ज़्यादा बड़ा अधिकार है आपके पास। सोच कर देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस वोट के लिए, इस अधिकार के लिए कितने दिनों तक, कितने सदियों तक, सालों तक इसके लिए लड़ाई करी, तब जाकर ये अधिकार मिला है। विच इज वाई ECI सेज एवरी वोट काउंट्स। नाउ लेट अस गेट इनटू द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एटसेट्रा ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन मेंशन्ड इन पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। सबसे पहले इसका क्वेश्चन यही है कि किस पार्ट में, पार्ट 50, कहाँ से कहाँ तक है? तो 24 से लेकर 300। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस इन द सेंस इसको, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये अपने आप में पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है, खुद फंक्शन करती है विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू एनी अदर अथॉरिटी। सेकेंडली, इट इज एन ऑल इंडिया अथॉरिटी। अब ये ऑल इंडिया क्यों है, आने वाले कुछ पलों में आपको पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए 3 तरह की बॉडीज होती हैं, चूंकि हम कमीशंस पढ़ ही रहे हैं तो यहां पर समझ लीजिए आप। एनी बॉडी विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राइट, एनी बॉडी विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड एनी बॉडी विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड neither by an act of parliament nor by the constitution but has been established by an executive resolution, it becomes an extra constitutional or executive body. For example, constitutional body क्या है? Statutory body NHRC, extra constitutional the most important the नीति आयोग। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम देखेंगे इनके बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये ऑल इंडिया बॉडी क्यों है। बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 4 लेवल्स पर इलेक्शन कंडक्ट कराती है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चाहे विधानसभाएं हो चाहे विधान परिषद हो, और इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो द लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस दे आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, which is why I said in the beginning it is an all India body because it is common for the center as well as the। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन was established। अब ये तारीख आपको याद रखना ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 1950, 25th of January 1952 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया came into आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। ये इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये डील किसके बारे में करते हैं? तो पावर्स हैं ECI के, क्या फंक्शंस हैं, क्या टेन्योर होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, एंड एटसेट्रा रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सब के बारे में डील करता है 324 से लेकर 329। नाउ प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन साहब थे, जिनका फोटो आप अपने लेफ्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहले पूछा भी जा चुका है, द फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर PS रामा देवी। अब इनका नंबर भी याद रख लीजिए, शी वॉज द 9th इलेक्शन कमिश्नर, और आप इनका देख पा रहे होंगे PS रामा देवी। जो अभी हैं वो है राजीव कुमार, एंड ही इज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये तीनों ही फैक्ट्स आपको याद रखने जरूरी। Next, let us see the structure of Election Commission of India. Now, this original commission, it was a single member body. The original Election Commission of India, it was a single member body.
But what happened in 1988 was that the voting age was reduced from 21 to 18. Please remember, वोटिंग एज शुरुआत में 21 से 21 हुआ करती थी, जिसको हमने बाद में आर्टिकल 326 को अमेंड करा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से, और इससे वोटिंग एज को हमने एकदम से कम कर दिया 21 से 18। पर जैसे ही वोटिंग एज को कम करा, यानी कि बहुत सारे वोटर्स अब इलेक्टोरल रोल्स के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, which is why the workload of the Election Commission of India gradually increased, and ultimately the single member body that was Election Commission of India, it was made into a multi-member body. Now from, please pay attention to this, from 16th October 1989 till 1st January 1990, it functioned as a multi-member body, that is 1+2. However, this arrangement was again nullified by the president. But again in 1993, the Election Commission of India again became a multi-member. तो अगर आपसे अभी कोई पूछे कि ECI कैसी बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है कि मल्टी मेंबर बॉडी है, आंसर होगा मल्टी मेंबर बॉडी। तो देख पा रहे होंगे आप, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, राइट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 1+2 की कॉम्पोजिशन है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। नाउ इनको अपॉइंट कौन करता है? तो ऑब्वियसली भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, जो सेंट्रल लेवल की अथॉरिटीज हैं। आप बिना सोचे समझे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कोई पूछ रहा है और वो सेंट्रल लेवल की है, तो विश्वास मानिए वो अथॉरिटी कौन अपॉइंट कर रहा होगा? प्रेसिडेंट, और केवल प्रेसिडेंट, इतना याद रखिए। नेक्स्ट, उनका टेन्योर क्या है? टेन्योर है 6 years एंड अप टू द एज ऑफ 65 years, यानी 6 या 65 तो पहले आ जाएगा वो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई व्यक्ति 55 की एज में ECI का चेयरपर्सन बनता है। नाउ ही हैज अ टेन्योर ऑफ 6 years, दैट इज he will automatically retire at the age of 60. But assume a person is appointed at the age of 63 years. Now does he have the full tenure of 6 years? Obviously not. He will retire at the age of 65 doing a tenure only of 2 years. So 6 years you can do, but only if you stay within the age limit of 65. Alright. Now the Election Commissioner of India, the Chief Election Commissioner, is eligible for reappointment. यानी कि इनको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर कोई पूछे कि दिक्कत क्या है, तो यही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना, और फ्री और फेयर इलेक्शंस दे आर अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस केस में क्योटो होलोन केस हुआ था 1992 के अंदर। फ्री और फेयर इलेक्शंस पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। बट अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन है, अगर उसको दोबारा रीअपॉइंट करने की पावर दी जाती है सरकार को, तो देयर आर चांसेस जो उसके ऊपर पोस्ट पर है वो शायद सरकार के दबाव में आकर फ्री और इंडिपेंडेंटली फंक्शन ना कर पाए। तो एक दिक्कत तो है, बट याद रखिएगा ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। चलिए नाउ लेट अस सी, अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर अगर रिक्रूट हो गया है, तो अगर हटाना हो तो कैसे हटाया जाए। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज सिमिलर दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। ध्यान रखिए, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा हूं, मैं इलेक्शन कमिश्नर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी प्रोसीजर नहीं लगती है। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश लगती है। अगर ये व्यक्ति प्रेसिडेंट को बोल देता है इन दोनों में से किसी को भी या दोनों को हटा दीजिए, तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को हटा देगा। बट अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाली प्रोसेस ही फॉलो करनी होगी। अब ये प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले ग्राउंड्स हैं, 2 ग्राउंड्स हैं। पहला, प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्लीज पे अटेंशन टू दिस वर्ड और। ये और बोलता है, एंड नहीं बोलता है, यानी दोनों ग्राउंड्स नहीं चाहिए मुझको। दोनों में से अगर कोई एक भी ग्राउंड होगा तो भी मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकता हूं। अब हटाने के लिए क्या चाहिए? तो मेरे को चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। आपने इस टर्म के बारे में खूब सुना होगा,
स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है? तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इस मेजोरिटी से अगर आप चाहें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली आज तक कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर हटाया नहीं है। तो ये रिमूवल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल है, याद रखिए वही प्रोसीजर है इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, वही प्रोसीजर है केजी को हटाने के लिए, और वही प्रोसीजर है हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, और वही प्रोसीजर है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। सेम प्रोसीजर एक ही जगह, एक प्रोसीजर जगह जगह पर काम करता है। एक बारी समझ लीजिए, आपका बार बार का टंटा ही खत्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, आखिर काम क्या करती है? इतनी बड़ी बॉडी है तो कुछ काम कर ही रही होगी। तो पहला है इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करती है। एमपी में हमने सुनने में आया कि भाई नवंबर में चुनाव हो रहे हैं। अब आपके सुनने में, मेरे सुनने में, हमारे तय करने से तो तय कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप अगली बार 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, आपको उसमें पता है कि फेजेस में चुनाव होते हैं, चरणों में चुनाव होते हैं। कितने फेजेस होंगे, कौन से फेज पर कहाँ चुनाव होंगे, ये सब तय करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, इट प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स एंड इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो 18 साल का हो गया है। अब 18 साल का हो गया है तो ईसीआई के पास वो जा सकता है और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। और याद रहे, आर्टिकल 325 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति को, अगर वो 18 साल से ऊपर का है, तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर मना नहीं कर सकती कि हम आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। आ रहा है समझ? तो मतदाता सूची तैयार करने का भी काम किसका है? ईसीआई का। तीसरा, इट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू देम अलोंग विद सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इट। मान के चलिए मैंने एक नई पार्टी खोली, मेरी पार्टी का सिंबल क्या होगा? कुछ भी रख सकता हूं मैं, पर वो सिंबल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तय करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट, इट इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शंस। अब ये एमसीसी क्या होता है? इसको आप प्यार से बोल लेते हैं कॉमन भाषा में आचार संहिता। बहुत खराब है, बट अगर पढ़ने में आ रही हो तो पढ़िएगा। आचार संहिता। आचार संहिता लागू कब होती है और खत्म कब होती है? इस क्षण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस अनाउंस करता है, और इलेक्शंस के अंतर के जो रिजल्ट होता है, ये जो टाइम पीरियड है अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट तक, इस दौरान जो लगता है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, याद रहे, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी कि अगर किसी ने एमसीसी का वायलेशन किया है कि नहीं किया है, ये कोर्ट में मैटर नहीं जाता है। इट इज डिसाइडेड बाय हूम? इट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलोन। आ रहा है समझ? जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि चुनाव दिन वोटिंग होनी है, उससे 48 आवर्स पहले आप कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो पनिश कोर्ट्स नहीं करते, इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम ईसीआई को क्या बोल लेते हैं? इट इज अ क्वासी, राइट, क्योंकि पास कुछ फंक्शंस भी। नेक्स्ट, इट सेट्स लिमिट्स ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट। हर कैंडिडेट अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में कितना मैक्सिमम खर्चा कर सकता है, इसकी लिमिट भी तय करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ। नेक्स्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मेजरली आपसे कमिटीज के बारे में पूछा जाएगा कि ये कमेटी किससे रिलेट करती है, या फिर कमिटीज दे दी जाएंगी विद ईयर, आपसे मैच द फॉलोइंग खिलवाए जा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस ऑब्वियसली बन सकते हैं। ताराकुंडे कमेटी 1974, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये वो कमेटी है जिसने बोला था वोटिंग एज को आप क्या कर दो 21 से 18। अगर आपसे कोई पूछे कि किस कमेटी ने बोला भाई वोटिंग एज रिड्यूस करिए 21 to 18, इट वॉज ताराकुंडे कमेटी ऑफ 1970। सिमिलरली जेपी नारायण, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, तो लोकनायक बोला जाता है। बिहार से रहे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति करी, टोटल रिवॉल्यूशन करा। इनका भी कहना यही था कि भाई 21 से वोटिंग एज क्या करिए 18 करिए। ये कमेटी भी 1974। फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये कमेटी बनी थी किसके ऊपर? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के ऊपर।
दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990, बोरा कमेटी 1993, इंद्रजूत कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998, जीवन रेड्डी कमेटी 2000। ये कमिटीज के बारे में ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो दो आर्टिकल्स में मेंशन है, वन इज 243A एंड 243ZA। 243K बोलता है कि पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, और 243ZA बोलता है म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। बट अगर आपसे कोई पूछे और दोनों ही ऑप्शंस आपको 243K और 243ZA दोनों ही ऑप्शन में आ जाएं, तो मेरी सलाह मानिए और लगाइए क्या 243K, क्योंकि वो पहले आता है। नेक्स्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑब्वियसली बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बनाया है। इट इज टास्क्ड विद कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ पंचायत्स, म्युनिसिपैलिटीज एंड एनी अदर इलेक्शंस स्पेसिफाइड बाय द। तो लोकसभा विधानसभा के काम में नहीं है इसका काम है भाई तुम लोकल बॉडीज के चुनाव करवाओ, पंचायत के चुनाव कराओ, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव। आ रहा है समझ? नेक्स्ट, ये बॉडी जो है ये नोटिफाई की गई थी 1 February 1994। नोटिफाई और एस्टेब्लिशमेंट दोनों चीजें अलग है। सरकार ने 1 फरवरी 1994 को कहा कि हम स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, पर बनाया कब? 3 February 1990। नोटिफिकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट डेट दे आर ऑल डिफरेंट। नाउ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो ऑब्वियसली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट कर रहा होगा? गवर्नर। पर जो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने की है वहां से जो अलग है वो है सर टेन्योर 6 years और 65 years ना होके हो चुका है 6 years और 6 years whichever is। आ रहा है समझ? फिर इनके हटाने का तरीका क्या है? तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। इनके हटाने का तरीका क्या होगा? हाई कोर्ट के जज के जैसे हटाने का तरीका। बट हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं। तो बात ये है, ऐसे खाइए ऐसे खाइए, जैसे खाना खाइए, बात वही। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मध्य प्रदेश के कौन थे? NB लोहानी साहब। और अभी कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह। तो अगर न्यूमेरिकली मैं बात करूं वे हैं 6th नंबर के। आ रहा है समझ? हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के, तो वो है इंदौर। नेक्स्ट, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं तो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला है EVM। अब EVM का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर जान के नहीं लिखा है क्योंकि इतना तो आप जानते ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहली बार यूज हुई केरला के अंदर 1982 के अंदर, बट बाद में विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने EVM को रद्द कर दिया। और फाइनली 2004 के इलेक्शंस के अंदर EVM पूरे देश भर के अंदर यूज। नेक्स्ट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता क्या है? बेसिकली एक व्यक्ति हुए सुब्रमण्यम स्वामी, इस व्यक्ति की शिकायत ये थी कि यार मैंने जिसको वोट दिया है उसको वोट गया है कि नहीं मैं कैसे मान लूं, और काफी जेन्युइन डाउट था। और EVM पे आप देख ही रहे हैं सवालात उठते। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल फॉलो एट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसके अंदर आपने जिसको वोट डाला उसका नाम, उसका सीरियल नंबर और उसकी जो पार्टी का सिंबल है वो एक पर्ची के फॉर्म में आपको डिस्प्ले किया जाएगा। 7 सेकंड के लिए वो पर्ची दिखती है और ऑटोमेटिकली बॉक्स में ड्रॉप ऑफ हो जाती है, आपको वो पर्ची नहीं मिलती। ये इससे श्योर होता है कि आपने जिसको वोट दिया उसको वोट गया। वीवीपैट पहली बार 2013 में एक जगह है नॉक्सेन करके मेघालय में, वहां पर यूज हुई। और जब इसकी सक्सेस हुई तो फाइनली हमने इसको 2019 के जो आम चुनाव है तो पूरे देश भर के अंदर यूज किया। फिर PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर आया एक और चीज का नाम है नोटा, नन ऑफ द अबव। नोटा ऑप्शन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 2013 और 4 स्टेट्स के अंदर जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और MP भी है। क्योंकि इसके अंदर मध्य प्रदेश भी है तो ऑब्वियसली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द सोल यूनियन टेरिटरी जहां पर नोटा यूज हुआ वो है दिल्ली। अब ये नोटा होता क्या है? नोटा बेसिकली आपको जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा, पर नोटा से होगा क्या? अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स भी मिल गए
तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नोटा के बाद सेकंड मोस्ट हाईएस्ट वोट्स जिस कैंडिडेट को मिले होंगे तो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है नोटा के अंदर, बट अब है तो है। एंड द लास्ट थिंग जो आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो एक आर्टिकल्स एट अ ग्लांस करके हमारे पास स्लाइड है, देखिए उसको। T24 बात करता है कि ECI करके एक बॉडी होगी, सुपरिटेंडेंस करेगी, डायरेक्शन करेगी और कंट्रोल करेगी किसको, इलेक्शंस। फिर 325 जिसका जिक्र मैंने पहले भी करा, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इसके आधार पर ECI किसी का भी वोटर ID कार्ड बनाने से मना नहीं कर सकती। 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। आपसे अगर कोई पूछे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 326 और जो अमेंडमेंट हुआ था 21 से 18 करने का, वो भी इस आर्टिकल में हुआ, आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ टू सच लेजिस्लेचर। और 329 पावर टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो आर्टिकल इसमें से आपको रियली में याद रखने के हैं वो है 3, 24, 25 और 320। बाकी अगर भूल भी गए तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इन तीनों में से अगर भूल गए तो शायद दिक्कत आ जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और MP स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में था। अगले वीडियो में हम अगले कमीशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में मेंस लिखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में। अंटिल देन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।